हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैं हूं रमेश। चैप्टर्स को हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा था ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, और ये सारे जो टॉपिक्स लेफ्ट साइड में हैं ये सभी हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स हमारे साथ कवर नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखकर कंटिन्यू कर सकते हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए शुरू करते हैं। यह चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमने पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर लिया था, अब हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते किसे हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अर्थ है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। अब यहाँ देखिए, एक मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है ग्लास। एयर से जब ग्लास में लाइट एंटर करती है तो अपनी दिशा बदल देती है। पहली बात क्या है, अपनी दिशा बदल देती है। और ठीक ऐसे ही ग्लास से जब एयर में जाएगी तो फिर अपनी दोबारा दिशा बदलती है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अपनी डायरेक्शन यानी दिशा बदल देती है। और दूसरी चीज़, जब एयर से ग्लास में जाती है तो अपनी स्पीड भी बदल देती है। तो इस फिनोमिना को, जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त डायरेक्शन और स्पीड बदल दे, उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया है कि पेंसिल आधी पानी में है और आधी पानी से बाहर है। तो आप देखेंगे जहाँ पर पेंसिल आधी डूबी हुई है वहाँ पर वह आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। ठीक ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में लेमन, नींबू बाहर रखा है तो उसका आकार छोटा है, जब वो पानी के अंदर डुबो दिया जाता है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फिश एक्चुअल में नीचे जो है वो है, लेकिन इस बच्चे को फिश का पोजीशन ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब डेप्थ जो है वो कम हो गई है। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल डेप्थ जो है इस पॉन्ड की वो यहाँ है, लेकिन अपरेंट डेप्थ हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो मछली नीचे की बजाय ऊपर दिखाई दे रही है, अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई दे रही है, और जो डेप्थ यानी इस पॉन्ड की जो गहराई है वो एक्चुअल गहराई से कम गहराई हमें दिखाई दे रही है। आइए समझते हैं दो मीडियम के बारे में। पहला मीडियम है रेयर मीडियम, दूसरा मीडियम है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ ले रखा है एयर, और डेंसर मीडियम का एग्जांपल ले रखा है ग्लास। चलिए इसको मार्क कर लेते हैं कि ये रेयरर है और ये डेंसर है। ये हमारा पहला मीडियम है रेयरर मीडियम, ये दूसरा मीडियम है जिसे हम कह रहे हैं डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की पहचान कैसे करी जाए, तो मैं आपको बताऊं। रेयरर मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अधिक होती है, जैसे एयर में लाइट की स्पीड अधिक है। दूसरा, ग्लास यानी डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, क्योंकि ग्लास के अंदर ग्लास के पार्टिकल्स लाइट को इतनी आसानी से पास नहीं होने देते। पास तो होती है लेकिन उसकी स्पीड धीमी हो जाती है। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम आपको याद होना चाहिए। अब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम आपने अच्छे से समझ लिया, तो आइए समझते हैं कि इसमें होता क्या है लाइट जब एंटर करती है तब। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो एक्चुअल में उसे जाना चाहिए था, देखिए ये सीधा सीधा जाना चाहिए था, तो सीधा ना जाकर यह लेफ्ट यानी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये हमारी नॉर्मल लाइन है, इस नॉर्मल की तरफ यह मुड़ जाती है, अट्रैक्ट होती है। जबकि इसके उल्टा, जब हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहे होते हैं तो यह नॉर्मल से दूर चली जाती है। आइए अब समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट जब एयर से एंटर करती है ग्लास स्लैब में तो उसे सीधा जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार से, लेकिन वह सीधा ना जाकर अपनी डायरेक्शन बदल देती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि डायरेक्शन और स्पीड दोनों बदल जाती है। तो पहले तो यहाँ इसकी डायरेक्शन बदल गई, अब यहाँ डायरेक्शन बदलने के बाद ग्लास से जब बाहर आती है तो फिर वह नॉर्मल स्पीड से चलने लग जाती है, नॉर्मल डायरेक्शन से चलने लग जाती है। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में दो बार डायरेक्शन बदली जा रही है। पहली डायरेक्शन तो यहाँ बदली जा रही है इस पॉइंट पे, दूसरी डायरेक्शन इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम कहते हैं मीडियम ऑफ इंटरफेस, जहाँ पर
दो मीडियम एक साथ है, ऊपर एयर है और नीचे ग्लास है। ठीक ऐसे ही नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ ग्लास है और उसके नीचे एयर है। तो जितना यहाँ पर झुकाव हो रहा है नॉर्मल की तरफ, उतना ही दूर जाया जा रहा है नॉर्मल से। इस कारण से ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है इस कारण से यहाँ पर आ रहा है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के द्वारा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो पहला है इसमें ये बात है कि साइन आई अपॉन साइन आर एंगल, अगर इसको देखा जाए ये साइन आई है और ये साइन आर है, तो साइन आई ऑफ दिस एंगल एंड साइन आर ऑफ दिस एंगल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है इस ग्लास स्लैब के लिए। ऐसे ही अगर दूसरी ग्लास स्लैब लेके आएंगे तो उसका जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट होगा अगर वो सेम मटेरियल का है। दूसरी बात क्या कहती है? दूसरी बात ये कहती है कि इंसिडेंट रे, यानी ये वाली इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो पहला पॉइंट है इसको हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप मार्क कर लेंगे। आइए समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वह युक्ति है, वह चीज़ है जो यह बताती है कि किसी मीडियम में लाइट जब एंटर करती है एयर से तो वह कितना बैंड होगी। मान लीजिए ग्लास है तो वह कितना बैंड होगी, हीरा है तो कितना बैंड होगी, अगर कोई फिल्म है, प्लास्टिक का मटेरियल है तो कितना बैंड होगी। इस बैंड होने के वजह से ही हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ की नज़दीक दिखना या दूर दिखने की जो प्रॉब्लम होती है उसको सही कर पाते हैं। इसको हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही सेम चीज़ है, बट यहाँ पर इसको फॉर्मुलेट किया गया है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर था जिसको हम कह रहे थे कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ही एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मटेरियल का जिसका हमने रेशो निकाला है। इसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 यानी वो ग्लास स्लैब से भी माप सकते हैं। अब एग्ज़ाम में आपसे ये सारा फॉर्मूले में से कोई एक चीज़ मिस कर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, तो इसकी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ये आपकी एनसीईआरटी टेबल 9.3 से लिया है मैंने। यहाँ पर मटेरियल लिख रखा है और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रखा है। मटेरियल मींस एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है, ऐसे ही आइस में। तो आपको क्या करना है, किस किस को याद करना है? सबसे पहले तो एयर का तो 1 आप याद ही कर लेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसका होता है? डायमंड का। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा तो पहले आपको पता ही होना चाहिए। दूसरा है, कई बार आपसे वाटर का पूछा जाता है या केरोसिन ऑयल का पूछा जाता है। ये चार तो आपको याद करने हैं, एयर, वाटर, केरोसिन ऑयल एंड डायमंड। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा यहाँ पढ़कर। अपने दोस्तों को, सहपाठियों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।